दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पेपर बिल्कुल आपका आ चुका है, 1-2 दिन और बाकी हैं आपके पेपर में, और खूब जम के पढ़ाई करिए। आपके पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से हैं। मैंने एक आपको मैथ की प्रैक्टिस क्लास दी है जिसमें 25 क्वेश्चन थे। दोस्तों, आज ये दूसरी प्रैक्टिस क्लास में दे रहा हूं। दोस्तों, आप बहुत ही मन लगा के इसको लगाइए। दोनों प्रैक्टिस क्लासों को बिल्कुल 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके, और उनके जितने टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए गए दोस्तों, उनको बार बार आप देखें। मैंने सारे पेपरों का अध्ययन करने के बाद ये पाया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो मेरा ये अनुभव आपके अगर काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आपके काम आए। तो आप भी ज़रा सा अपना सहयोग दीजिए। बहुत ही एफर्ट डाल करके, मेहनत कर करके आप लोगों के लिए अब तक यूट्यूब पर जो मैंने यूपी टेट के लिए ख़ास तौर से जो वीडियो डाले हैं, आपके लाभ में आएंगे। आप पेपर दे के आएंगे तो हमें बताएंगे ज़रूर। ये आपके पेपर से पहले का मेरा लास्ट वीडियो है। अब वीडियो जब भी डालूंगा आपके पेपर के बाद डालूंगा दोस्तों, और आपके पेपर का सलूशन भी मैं पेपर के दिन बिल्कुल ले करके आऊँगा, और बिल्कुल एक्यूरेट सलूशन मैथ का आपको मिलेगा दोस्तों, सारे क्वेश्चनों का। तो देखना ना भूलेंगे, उसे भी आप देखेंगे प्यार से, और अपने मिलाएंगे आंसर कितने आपके सही होंगे, हमें कमेंट करके आप बताएंगे भी। और ये अब 2 प्रैक्टिस सेट जो अभी आपको दिए जा रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मन लगा के देख के जाइएगा। पेपर में जब बैठेंगे तो आपको याद आएगा कि ये सारे क्वेश्चन तो हमें पहले ही बताए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बस अगर पता ना हो तो दिक्कत हो जाती है। पेपरों में दिया है कि किसी दिए हुए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 के टैली चिन्ह की बात कर रहा है। दोस्तों देखिए, 1 के लिए टैली चिन्ह ए होता है, 2 के लिए 2 लाइन होती है, 3 के लिए 3 लाइनें होती हैं, 4 के लिए दोस्तों 4 लाइनें हो जाती हैं। बट 5 के लिए दोस्तों जो होता है, 4 लाइनों के बाद ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है आपका क्या, 5 के लिए। अगर यहीं पे आप मान लीजिए 9 के लिए लिख रहे हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 लिख देंगे, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9। ऐसे ही किसी चीज के लिए दे, 25 के लिए दे दोस्तों, या 24 के लिए दे यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं क्या, 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5 हो गया, 1 2 3 4 के बाद 5 5 10 हो गया, 1 2 3 4 5 तिहाई 15 हो गया, 1 2 3 4 5 25 हो गया, और 1 2 3 4 ये 24 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा। आंसर नंबर बी आप राइट करेंगे दोस्तों। आएंगे आगे देखेंगे, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का मान। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों के मान का सूत्र होता है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए थे कि n-2 × 180 बहुभुज के सभी कोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। ये सूत्र आपका होगा, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 × 180 होता है। n जैसा यहाँ पे 5 दिया है, 5 में से दोस्तों 2 निकाल देंगे आप तो 3 बचेगा, 180 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 - 180 18 तिहाई 54, 540 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 540 पे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या होगा। ये 11 से कटने वाला है, तो क्या बताया गया, 11 से विभाज्यता का नियम, अल्टरनेट, एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ते हैं, ऐसे छोड़ करके, ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो यहां पर और फिर इनको जोड़ लेते हैं दोस्तों। यहां पर जोड़ेंगे जो कि खाली स्थान वाले नहीं है, तो 8 3 11 1 12, इनका जोड़ कितना आ रहा है दोस्त, 12 आ रहा है। इनका जोड़ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और जो ये वाला इनका देखिए 5 1 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब 12 में से 12 घटता 0, बट इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर होगा जो इस 12 में जोड़ने पर कोई प्रभाव ना डाले, मतलब 12 ही वो रहे। समझ रहे हैं बात को हमारे, मतलब इनको जोड़ लिया 8 3 11 1 12, और ये भी अभी 12 आ रहा है रिक्त स्थान का अंक लिए बिना, नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब 12 में से 12 जाता है, 0 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो क्या होगा, 0 हो जाए, चाहे 11 से कटने वाला होता है अंतर, तो कहते हैं कि ये 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा मान हम लेंगे जो कि इस 12 में कोई प्रभाव ना डाले, तो 0 यहां पे अगर रख देंगे दोस्तों तो 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, 11 और कितना 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग की बात करा। व्युत्क्रम का योग दोस्तों, व्युत्क्रम का क्या बोला है, योग बोला है, ध्यान दीजिएगा। अगर व्युत्क्रम की योग की बात करता है तो योगफल दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ है दोस्तों, तो मैं बताऊं कि व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है वो योग
बटा योग बटा गुणनफल के बराबर होता है। योग बटा गुणनफल, व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है संख्याओं के योगफल बटा संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो योगफल कितना है दोस्तों 11 और बटा कितना हो जाएगा 18। तो 11 बटा 18 विकल्प नंबर आपका आ जाएगा डी, और डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। योगफल बटा क्या हो जाएगा गुणनफल, तो ये आपका हो जाता है 11 बटे 18। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि आप क्या करें कि क्वेश्चन को पहले लगा के देखें कि आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद सॉल्यूशन साथ में देखते हुए चलें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, परीक्षा में आप कितना पा जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा अपने का आकलन भी करते चलिए और उसके बाद आपके सामने मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, मिला लीजिए। आइए देखिए, a बटा 2 b बटा 3 c बटा 5 बराबर 4a। यहां पर दिया है कि 4a प्लस 3b माइनस c अपान कितना b का मान बताना है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सबके बराबर क्या मान लिया जाता है k, और a बराबर 2k, b बराबर 3k, c बराबर 5k। मतलब हम कह सकते हैं a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। हम डायरेक्ट इसमें रख करके क्या कर सकते हैं वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। यहां पर देखेंगे हम कितना 4, a की वैल्यू कितना रख दें 2, माइनस प्लस यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितना रख दे 3, माइनस यहाँ पे c का मान 5 रख देते हैं, और अपान b है तो b की वैल्यू कितनी है 3। 4 दूना के यहाँ पे 8 होता है, 3 3 के यहाँ पे 9 होता है, माइनस 5 अपान 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 8 17, 17 में से अगर 5 को घटा दें दोस्तों तो होता है 12 बटा 3 है, 3 चौक को 12 आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है। देखो दोस्तों NAT 7 संख्याएं, औसत कितना 8, टोटल कितना हो जाएगा 7/56। NAT पे मैंने एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे दोस्तों, और बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। कह रहा उसमें एक संख्या और जोड़ दें, अगर 7 संख्या थी एक संख्या और हो जाएगी तो कितनी संख्या हो जाएगी 8। कह रहा कि औसत 9 हो जाता है। अब औसत क्या हो गया 9, तो 9/72। तो वो बता रहा है कि वह संख्या कौन है जिसको आपने जोड़ा था। तो चूंकि ये 8 संख्याओं का टोटल है, इस 7 संख्याओं का टोटल है, इसमें से घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 16 हो जाएगी। फिर विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आ चुका है, सुपर टेट में आया हुआ था क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त है दोस्तों, ध्यान से इसको देखिएगा। समचतुर्भुज की बात कहता है। समचतुर्भुज दोस्तों वर्ग जैसा होता है, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो बातें कह रहा है उस बात को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाएं 30 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं इसकी 30 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसके समचतुर्भुज ही हैं, 2 विकर्ण इसके D1 और D2 हो। तो इनमें जो फार्मूला होता है, इनकी भुजाओं और विकर्णों के बीच में एक संबंध होता है, उसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखें, 4 स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। दोस्तों ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखें, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इससे अगर भुजा पता हो और एक विकर्ण पता हो तो दूसरी विकर्ण आप निकाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है a = 1/2 D1 गुणे क्या हो जाता है दोस्तों D2 हो जाता है। 1/2 D1 गुणे क्या कर देते हैं D2 कर देते हैं। विकर्णों का गुणनफल का आधा इनका क्या हो जाता है दोस्तों क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें 4a स्क्वायर की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा भुजा का मान 30, 30 का स्क्वायर 900 होता है, = यहाँ पर D1 का स्क्वायर आपका कह रहा है, तो D1 का स्क्वायर को पकड़ लेंगे दोस्तों। D1 कहाँ चला गया देखेंगे, D1 का मान दिया हुआ एक विकर्ण 40, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। यहाँ पर D2 का स्क्वायर आपको निकालना है। 9 चौको 36 से 3600 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 1600 माइनस कर लेंगे ला करके, ये D2 स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2000 दोस्तों, बिल्कुल 2000 आ जाएगा, = D2 स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लग जाएगा, यहाँ पे आप कर लेंगे 2000 = क्या हो जाएगा D2। अब 2000 में से क्या बाहर निकल सकता है, जरा इसको देख लीजिए। 100 देख लीजिए, 2 शून्य का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों 100 लिख सकते हैं इसको, और इस 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। तो बाहर क्या निकल सकता है, आप गौर करेंगे, बाहर निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं, साथ में 100 को 10 के रूप में निकाल सकते हैं, और अंडर रूट में बच जाएगा क्या दोस्तों 5। मतलब ये हो जाएगा 20 करड़ी में क्या बच जाएगा 5। 20 करड़ी में क्या बच जाएगा दोस्तों ये 5। ये आ जाएगा आपका दूसरा विकर्ण,
क्या आ जाएगा, ये दूसरा विकर्ण आ गया दोस्तों। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया, तो दूसरा विकर्ण आ गया 20 करड़ी में 5। अगर दूसरा विकर्ण आपका 20 करड़ी में 5, तो क्षेत्रफल आपका यहाँ पे है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे रख लेंगे 1/2। D1 की वैल्यू कितनी, D1 की वैल्यू जैसा कि पहले ही आपको दिया था, कितना दिया था, 40 दे दिया था। और यहाँ पर आपने निकाल लिया है 20 करड़ी में कितना, 5 निकाल लिया। 2 से काटेंगे, यहाँ पे 20 आएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 करड़ी में 5 आपका आंसर आ जाएगा। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा दोस्तों तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 करड़ी में 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर समचतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन्हीं दोनों ट्रिकों का आप यूज कर सकते हैं। फार्मूला है इनकी भुजा और विकर्ण के बीच में। कभी कभी तो केवल एक भुजा दे देगा, एक विकर्ण दे देता है, और आपसे क्या पूछ देता है, दूसरा विकर्ण ही केवल पूछेगा। और कभी कभी क्षेत्रफल पूछता है तो दोनों विकर्ण दे करके क्षेत्रफल पूछेगा, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, 1/2 पहला विकर्ण गुले दूसरा विकर्ण। लेकिन एक विकर्ण दो, एक भुजा दे और दूसरा विकर्ण नहीं देता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं कि भुजा और विकर्ण का मान रख के दूसरे विकर्ण का मान आप बड़े इत्मीनान से, जैसे मैंने निकाला है, आप स्क्वायर करके आप निकाल लेंगे। जब दूसरे विकर्ण का मान भी निकल जाएगा तो इस क्षेत्रफल के फार्मूले में 1/2 पहला विकर्ण गुले दूसरा विकर्ण मान रख देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ करड़ी में 3, फिर आपका दिया हुआ है 3 करड़ी में 2, फिर आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, करड़ी में 2, और फिर क्या दिया हुआ है, करड़ी में 3, करड़ी में 4। इनमें पूछा है सबसे छोटा मान। क्या पूछा है दोस्तों, सबसे छोटा मान। इसके लिए आपको क्या करना है, जो इनके मुंह पे घात दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 2 होगा दोस्तों, मतलब यहाँ का 2, इसके मुंह का 3, यहाँ का भी 2, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 3। इनका एलसीएम निकाल दीजिए दोस्तों। अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर एलसीएम 6 आ जाता है तो जो इसके मुंह पे है उसे एलसीएम में भाग दे दीजिए, जितना जाए पावर कर दीजिए। तो यहाँ पर पावर कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 6। अब यहाँ पे मुंह पे 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। यहाँ पर 3 से भाग देंगे 2 बार तो 2 का गुणा इसमें, 2 का पावर यहाँ पे, तो 6 करड़ी में हो जाएगा 2 के पावर 4 हो, 2 के पावर 2 का मतलब 4। 2 से भाग देंगे 3 बार तो 3 करड़ी में, ये 2 के पावर आप 3 कर देंगे तो ये हो जाता है 8। इसके बाद 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ पर भी 6 हो गया, और 4 के पावर 2 का मान क्या, 16। मतलब इनके जो पावर थे यहाँ पर दिए गए थे, इनका हम एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम 6 आ गया तो इस पावर से एलसीएम में भाग दिया, जितना बार गया वही पावर में गुणा कर दिया, और जो अंदर मान दिया हुआ था करड़ी में उसके घात कर दिया। तो 3 के घाते 2 कर दिया, 9, 4, 8। अब सबका पावर चूंकि बराबर है, जो घात का मुंह पे दिया गया यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। जो सबका 6 अगर हो गया तो अंदर जो मान बड़ा होगा बड़ा, जो मान छोटा होगा छोटा। तो ये मान छोटा आ रहा है, और किसका मान आ रहा है, 3 करड़ी में 2 का मान आ रहा है दोस्तों। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन हम देखेंगे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है। देखिए दोस्तों, ये सिग्नल मान लीजिए कोई है यहाँ पे खड़ा, अगर कोई गाड़ी है ऐसे, तो ये गाड़ी तब पार करेगी दोस्तों जब इस गाड़ी का मुंह आगे निकल जाए और पोछ यहाँ पे होगा, तो कहा जाएगा गाड़ी इस सिग्नल को क्या कर ली है, पार कर ली है। और इस गाड़ी का लेंथ ही आपसे पूछ रहा है। अगर लेंथ x होगा तो सोचिए दोस्तों, गाड़ी इसको पार करने में कितनी दूरी चल रही है। हमको दूरी बराबर क्या निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय दोस्तों, चाल गुणते समय। तो दूरी जो हमको निकालनी है वो हमको यही पता करना है कि जो गाड़ी है वो कितनी दूरी से कितनी दूरी चलती है 10 सेकंड में। तो गाड़ी जो पार कर रही है अपनी ही लंबाई से न सिग्नल को पार करेगी। अगर अपनी ही लंबाई से पार कर रही है तो केवल उसकी लंबाई ली जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर गाड़ी यहीं पे किसी पुल को पार करती, मान लीजिए पुल होता है इतना बड़ा, तो पुल की लंबाई भी इसमें जोड़ दी जाती है x में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सिग्नल को पार करेगी, किसी स्कूटर को पार करती है, किसी साइकिल को, किसी खड़े व्यक्ति को, किसी खंबे को, तो वहां पर केवल और केवल हम गाड़ी की लंबाई लेते हैं। मान लेते हैं गाड़ी की जो लंबाई है या जिसको हमने दूरी बोला है, ये लंबाई मान लीजिए आपका x है। तो चाल कितनी गाड़ी की है 90, जो कि दिया है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, और उधर आपको दिया गया है ये 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मीटर प्रति किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा। आपको बताया गया है कि 90 18 का गुणज होता है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में जो होता है वो 18 का गुणज होता है, और मीटर प्रति सेकंड में जो होगा वो 5 का। तो 18 × 5 = 90, 5 बार में आ रहा है तो 5
का गुणा चूंकि मीटर प्रति सेकंड होता है इसलिए 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 पचे यहाँ पे डायरेक्ट 25 लिख लेंगे, 25 दहा में 250। या आप समझे तो यहाँ पे आप कहते हैं कि 5/18 से गुणा कर देने पर किस में बदल जाता है, मीटर प्रति सेकंड में, तो वो भी कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदल गया और 18 यहाँ पे 5 90, 5 पचे यहाँ पे 25 हो गया और ये 0 चिपका देंगे तो इतना आपका आ जाएगा कितना, मीटर। और मीटर में ही गाड़ी की लंबाई आपसे पूछा था, तो 250 मीटर हो जाएगी गाड़ी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बना हुआ है दोस्तों। मान लीजिए ये त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बना हुआ है, ठीक है, अंतःवृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र कह रहा है वो है दोस्तों। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोण BOC, अगर आप ये BC ले लें तो ये कह रहा है कि BOC, गौर करिएगा, ये BOC ये वाला एंगल बता रहा है आपसे कितना है, 110 है। ध्यान देना दोस्तों, अगर ये वाला एंगल 110 है तो कैसे बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे। देखिए ये वाली लंबाई जो होगी, ये वाली लंबाई जो होगी आपस में बराबर होगी, तो समान लंबाई के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब इस लंबाई के सामने ये कोण है, अगर ये x होगा तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और त्रिभुज के, अब त्रिभुज ने बन गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो सोचिए कि 110 प्लस x 2x इक्वल टू कितना, 180। अगर 110 जाके घट जाएगा तो 2x बराबर कितना, 70, और काट लेंगे तो आ जाएगा 35। गौर करिएगा दोस्तों, यदि ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे 35 निकाल लिया, ये 35। तो सोचिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस पूरे एंगल को बराबर भागों में बांटी है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, मतलब ये 35 है तो ये भी 35 होगा, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। कहने का मतलब कि ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 70, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 70। अब बड़े वाले में आ जाइए, 70 70 ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कोण BAC ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर ये पूरा कोण और ये पूरा कोण 70 है तो 70 70 कितना होता है, 140, और पूरा तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये बड़ा वाला तीनों मिला के, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 अंश हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। कह रहा है कि इतना 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 बराबर 25, कितना दिया है, 225। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 4 5 तक के क्यूब दिया है, और आपसे पूछ रहा है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 के क्यूब का मान बताइए। गौर करिए दोस्तों, अगर सब में से हम 2 का क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 का क्यूब, यहाँ बचेगा 2 का क्यूब, क्योंकि 2 तिहाई 6, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और कितना, 5 का क्यूब, और 2 के क्यूब का मान कितना होता है, 2 का क्यूब 8, और इतना का मान तो दिया है ना दोस्तों, कितना दिया है, 225। गुणा कर लीजिए, 8 पचे 40, 8 दूना के 16, 4 20, 8 दूना के 16 और 2 कितना होता है, 18। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1800, और 1800 पे टिक मारेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया है, 110 तथा ऊपरी व्यय 40। अच्छा ये बताइए, एक क्रय मूल्य किया और ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है, उस वस्तु को जिस जगह पे उसे बेचना है वहां तक लाने में और खर्च, जैसे किराया भाड़ा और कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहा है कि ऊपरी खर्च जो है 40 है, तो ये भी तो क्रय मूल्य में ही जुड़ेगा, उसको खरीदने में ही तो लगा है, ये एक्चुअल क्रय मूल्य है, और ये 40 रुपया ऊपरी खर्च, तो नेट पूरा क्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपया। इसके बाद यदि विक्रय मूल्य आपका कह रहा है SP बराबर कितना कह रहा है, 195 हो, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते कितना, 100। तो लाभ कितना होगा, 195 का बेच रहा है और 150 का खरीदा था, घटा लेंगे तो 195 में से अगर 150 घटा ले तो कितना हो जाएगा, 45, और क्रय मूल्य कितना, 150 गुणते कितना हो जाएगा, 100। 5 9 45, 5 से काट दें तो 5 तिहाई 15 30, 0 से 0 उड़ जाएगा, 3 तरीके यहाँ पे 9, 3 और 10 का गुणा कर देंगे तो 30% क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30% आंसर आ जाएगा। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऊपरी व्यय होता है वो भी क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो क्रय मूल्य पता चल गया तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, लाभ पता चल गया, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 हमारा क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ 45 का, 150 क्रय मूल्य था, काट दिया दोस्तों, आ गया 30
नंबर 13 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं जो कि काम कर लेते हैं 24, 16 और 12 दिन में। कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। हमने दोस्तों आपको एलसीएम मेथड से सारे सवाल लगाना सिखाया है। तो अगर 24, 16 और एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा। ए अगर 24 दिन में पूरा काम कर रहा है तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब 48 काम करने में उन्हें कितना एक दिन में टाइम लगेगा, तो 2 काम। 16 को एक दिन में कितना करेगा 3, 12 करेगा 4। अगर तीनों को मिला दे दोस्तों तो तीनों मिल करके 2, 3, 5, 4, 9 एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं। और 48 काम करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो 48 से भाग दे दीजिए। 3 3 के 9, 16 3 48, 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 1 बच जाएगा बटा 3, 5 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई रूपों में पूछता है। जैसे यहाँ पे दिया है चीनी के भाव में 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। यही चीज पूछ सकता है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, यही पूछ सकता है कि किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो बताइए चौड़ाई में कितने % की कमी करेंगे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो ये सब टाइप के सवाल यही ऐसे ही लग जाएंगे। इसमें अगर बढ़ रहा है और पूछ रहा है कि कितने % की कमी कर दें तो कमी प्रतिशत बराबर दोस्तों आपका होता है ये जो मान देता है उतना, और उसमें हम क्या कर देते हैं 40 जोड़ के गुणे कर देते हैं 100। देखिए क्या जो मान दिया गया है सूत्र आपका जो होता है x/100 प्लस x होता है गुणते 100। मतलब कि जितना वैल्यू और परसेंटेज में वृद्धि हो रही है वो ऊपर रख दिया, वो परसेंटेज वाला मान x का हो गया, 100 में जोड़ करके नीचे रख देते हैं, गुणे 100 कर देते हैं। 10 से 2 दूना के 4, 2 सते 14 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200/7। भाग देते हैं दोस्तों, 7 दूना के 14, 6 बच जाएगा तो 60 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 4 60, मतलब 28 सही 4/7। 28 सही 4/7% का उसको क्या हो जाएगा दोस्तों कमी करनी पड़ेगी। किसमें, उसके उपयोग में। ठीक है, चीनी के उपयोग में उससे 28 सही 4/7% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता थी। उसको 40% अंक, मान लीजिए पूरा मार्क यक्स और इसका उससे 40% यदि मिल जाता तो वो पास हो जाता। बट होता क्या, वह 30% अंक पाता है। वह यक्स का कितना % पाता है 30% अंक पाता है और 80 अंक से फेल हो जाता है। अगर दोस्तों 30% पास पा के 80 अंक से फेल हो रहा है तो इसको हम 80 अंक यदि दे दें तो ये लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और ये पासिंग वाला इधर भी मार्क है, दोनों पास हैं तो बराबर हो गए। अब यक्स का 30%, यक्स का 40 आके घट जाएगा तो 40% में से 30% गया तो यक्स का कितना % बचेगा 10%, बराबर कितना 80 बच जाएगा। यक्स गुणते हम 10% का मतलब होता है बटा 100, कट गया, यहाँ पे लिख लेंगे 80। अगर दोस्तों आप क्या करें इसका मल्टीप्लाई कर ले तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। पूरा मार्क उसका परीक्षा का कितना हो गया दोस्तों 800 हो गया। बात समझ पाए हमारा, जितना मार्क टोटल था हमने यक्स मान लिया, उसका 40% दे के उसको पास कर दे रहा है। और पास होने की दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 30% पाता है लेकिन 80 अंक से फेल होता है, तो 80 अंक और दे दिया, वो भी पास हो गया। मतलब दोनों तरीके से पास है तो पास बराबर हो गए। हल कर लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + आप देख रहे हैं सारे विषम संख्याओं को लिया है ना, 1 3 5 7 9 11 13 17 119 तक बोला है। तो देखो दोस्तों विषम संख्याओं की हमको संख्या चाहिए, योगफल तब ना निकाल पाएंगे जब विषम संख्याओं की हमें यन का मान पता चल जाए। हमें यन का मान निकालने के लिए विषम संख्याओं का, अगर कहता 1 से लेकर कहाँ तक 20 तक की विषम तो 20 का आधा कर देते तो 10 विषम आ जाता, 10 सम आ जाता। लेकिन लास्ट नंबर यदि ऐसा दिया है जो कट नहीं रहा है 2 से, तो हम क्या करते हैं विषम का मान निकालने के लिए एक जोड़ के आधा कर देते हैं, तो 120/2 ये हो जाएगा 60।
और विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, n स्क्वायर। विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600। विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ये मान लीजिए आदमी है, मैन है, ये इसका सन है। अगर सन की उम्र को x मान ले दोस्तों तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 4x। ये वर्तमान की उम्र है। कह रहा है 20 वर्ष पश्चात, तो 20 वर्ष पश्चात इसकी उम्र क्या हो जाएगी दोस्तों, 4x + 20, और इसकी क्या हो जाएगी, x + 20। कह रहा 20 वर्ष पश्चात वो अपने पुत्र के उम्र का केवल 2 गुना रह जाता है। मतलब इसके पुत्र की उम्र का 2 गुना कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पिता पुत्र बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हल कर लें दोस्तों, 4x + 20 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए 2x + 20 दूना के कितना, 40। 2x जाके 4x में घट जाएगा तो 2x बचेगा। ये 20 40 में से घट जाएगा तो 20 बच जाएगा। 2 से काट लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 10। तो x बराबर कितना आ गया, 10। मतलब सन की जो वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 से मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कह रहा है कि 8 बजे वो एक साथ बजी हैं, तो अगली बार तीनों कब एक साथ बजेंगी। तो इनका हमको क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जब आएंगे दोस्तों तो बहुत ध्यान से देखिए। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 9 तो केवल 3 की जाति का है, और इसको कर लेंगे 3 और 4 की जाति, इसमें 5 और 5 की जाति अकेले मिल जाएगा। तो 3 की जाति लेंगे नहीं, 9 5 6 को 20 9 180। एलसीएम अगर इसका निकालें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना, 180। या आप लाइन खींच के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 180 का मतलब 180 मिनट। अगर इसमें 60 से भाग देते दोस्तों तो कट गया 36 के 18, 3 घंटा हो गया। मतलब 8 बजे अगर एक साथ बजी हैं तो 3 घंटे बाद और बजेंगी, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 PM उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। हम मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है दोस्तों, x/y है। ध्यान देना, अंश को कितना कह रहा है, 12% बढ़ाना। किसी को बढ़ाना होता है जितना परसेंट दोस्तों, 100 में उतना जोड़ के बटा 100 कर देते हैं। 100 में उतना जोड़ के बटा क्या कर देते हैं, 100। तो x गुणे 112 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और ये 2% घटाना है तो 100 में से उतना घटा देंगे। 100 में से 2 घटाएंगे 98, और बटा क्या हो जाएगा, 100। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको जब पलटेंगे दोस्तों तो आप आगे अगर इसको देखना चाहें तो ये कितना हो जा रहा है, बताया है 6/7 के ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस इसी को हल कर लेना है, x/y का मान जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसको पलट दीजिए दोस्तों, x/y अगर इसको पलटते हैं तो 112/100, और ये हो जाएगा 100/98, और बराबर कितना पाएंगे, 6/7। 100 से 100 कटेगा दोस्तों। अगर 7 से काटे तो 14 7 98 हो जाएगा। 14 × 112 नीचे से नीचे कटता है, 8 इधर चला जाएगा दोस्तों। तो x/y = क्या हो जाएगा, 6/8। यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, मतलब 3/4 हुआ। भिन्न क्या है हमारी, 3/4 है दोस्तों। क्या करना था, अंश और हर में 12% बढ़ाना, अंश में, हर में 2% घटाना है। तो x अंश है, y हर मान लिया। तो 12% बढ़ाएंगे तो 100 में 12 जोड़ेंगे 112/100, और हर में 2% घटाना तो 100 में से 2 घटाएंगे 98/100। पलट दिया, 100 कट गया, काट पीट दिया दोस्तों, 3/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 इतना दिया हुआ, ध्यान देना दोस्तों, बहुत गौर से इनको और इनको ध्यान देना। ये 0.5 के क्या है, क्यूब है, और इनको ध्यान देना, ये 0.3 के क्या है, क्यूब है। आपको ऐसे भी दे सकता था, ऐसे भी दे सकता था। और नीचे की बात को ध्यान देना, 0.5 गुणे 0.5 गुणते यहाँ पे 0.9 माइनस 0.15। सूत्र हमारा होता है दोस्तों a³ + b³ बराबर, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में होता है a² + b² - ab। जब भी ऐसी चीज ऊपर मिले दोस्तों, किसी का क्यूब करके बीच में प्लस दिया हो, तो नीचे ध्यान देना, ये दूसरा वाला रूप जरूर दिखाई देगा। अगर ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो a³ - b³ का होगा तो a - b, यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + ab। अगर माइनस होगा दोस्तों तो यहाँ बीच में प्लस, तो नीचे सारे प्लस में मान दिखेंगे। अगर
प्लस वाला होगा तो नीचे देखोगे एक जगह माइनस होगा, वो माइनस वाला मान क्या होगा, ए बी वाला मान होगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल वाला मान होगा। और इसके पहले ए स्क्वायर, इसका नीचे स्क्वायर दिखेगा और इसका दिखेगा, तो समझना ये मान उस नीचे वाले मान से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसा देखना, तो केवल इनको जोड़ देना, अगर बीच में प्लस रहे तो जोड़ देना और बीच में माइनस रहे तो घटा देना। तो 0.5 और 0.3 मिलके क्या हो जाएगा, 0.8, और 0.8 दोस्तों विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। केवल इनको जोड़ देना है, क्यूब में लिखा हो, नहीं लिखा हो तो क्यूब बनेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 21 अब देख लेते हैं दोस्तों। अगर यही माइनस वाला बनेगा तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, बीच में माइनस होगा तो 0.5 में से 0.3 जाए 0.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इतना में सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। मैंने शार्ट ट्रिक में आपको बता रखी है दोस्तों। ऐसे बड़े बड़े भिन्न मिल जाए तो इनका अंतर करिए, 2 का है, इसका अंतर दोस्तों यहाँ पर कितने का आ जाएगा, ये भी 2 का है, इसका अंतर ये भी 3 का है, और इसका अंतर ये कितने का है, 4 का है। दोस्तों जो अंतर आ गया 2, 2, 3, 4, अगर ये बराबर हो जाते अंतर तो ऊपर का जो बड़ा होता बड़ा, जो छोटा होता छोटा, बट बराबर नहीं, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम। तो इनका लॉसा आ जाएगा 12। अब क्या करना है, जो अंतर है इससे लॉसा में भाग देना, जय बार जाएगा ऊपर गुणा कर लेना। तो अगर 2 से भाग देंगे तो 6 बार, तो 6 सते क्या 42, ऊपर वाला केवल लिखना है। 2 से भाग देंगे 6 बार, 11 6 का क्या 66। 3 से भाग देंगे 4 बार, 16 चौक को क्या 64, और 4 से भाग देंगे 3 बार, 4 तिहाई 12, 21, 3 बार तो 21 तिहाई क्या 63। पूछा है कि इसमें बड़ी मान क्या है, बड़ी भिन्न। तो देखिए 42, 66, 64, 63 में सबसे बड़ा मान कौन है, 66, और किसका मान है 11/13 का। तो 11/13 पे आप क्या करिए, ट्रिक मार दीजिए दोस्तों, आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज, देखिए एनएटी मेथड पे लग जाएगा, एक बल्लेबाज अपनी सातवीं पारी में कितना बनाता 48। अच्छा, बल्लेबाज 7वीं पारी जब खेलने गया होगा दोस्त, तो उसके पहले 6 पारी तो खेला होगा ना, तो मानते हैं 6 पारी का औसत उसका x था, तो टोटल रन कितना बना दिया 6 पारी में 6x। अब 7वीं पारी में जब खेलने गया तो 48 रन बनाने की वजह से औसत 5 रन बढ़ गया, तो औसत में 5 रन बढ़ा देते हैं दोस्तों, और ये 7x + 7 × 5 = 35। ये बताइए 7 पारी का उसका पूरा रन है, ये 6 पारी का पूरा रन है, इन दोनों रनों में अंतर कितने का केवल है 48 रन का है ना, क्योंकि 7वीं पारी में तो केवल 48 रन बनाया, तो इनका अंतर 48 हो जाएगा। तो 7x + 35 - 6x घटा लें बराबर 48। तो ये हो जाएगा 7x में से 6x गया x, 35 इधर जाएगा तो 48 - 35 यहाँ पे घटा लेंगे दोस्तों तो 13, x बराबर 13। मतलब 6वीं पारी तक उसका औसत कितना था दोस्तों, 6वीं पारी तक उसका औसत 13 था, लेकिन पूछा है 7वीं पारी के बाद, तो 13 था लेकिन 5 बढ़ जाएगा, तो 13 × 5 कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो जाएगा 7वीं पारी के बाद। 7वीं पारी के बाद उसका औसत दोस्तों क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प हमारा क्या था, यहाँ पर ये 18 विकल्प है दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा 18 रन हो जाएगा दोस्तों। गलती से विकल्प यहाँ 54 लिख दिया गया था, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि घटा लिया हमने, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 13 आया था x का मान 6वीं पारी तक का औसत, लेकिन 7वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, तो x जो 13 आया उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। विकल्प यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है दोस्तों कि 12 आदमी, मतलब 12 मैन और या 12 मैन, या कह रहा है कि 18 वोमेन, 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि कह रहा है कि इसी काम को 8 मैन प्लस तथा का मतलब प्लस 16 वोमेन कितने दिन में कर लेंगी, डी का मान आपको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 12 आदमी या 18 औरत इस काम को 14 दिन में करेंगी, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि 12 आदमी को 18 औरतों के बराबर कर लेते हैं, आदमी औरत के बीच में संबंध निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 के 18, मतलब यहाँ पे 2 आदमी कितनी औरत के बराबर हो जाएंगे
3 औरत के बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो एक आदमी कितनी औरत के बराबर हो जाएगा? 3/2 औरत के बराबर। हम औरत को लेके यदि सवाल लगाएं तो 18 ओमाइन गुणे 14, इधर आदमी को औरत में बदल लेंगे तो एक आदमी की जगह क्या रख दें? 3/2 औरत। तो 8 गुणते 3/2 ओमाइन हो जाएगा, अब प्लस 16 ओमाइन ये है, और गुणते कितना? डी का मान निकालना है। 2 चौक को 8, 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 ओमाइन, और 16 ओमाइन कितना? 28 ओमाइन, गुणे डी। यहाँ पर आप देखेंगे 18 ओमाइन गुणे 14, ओमाइन से ओमाइन कटेगा, 14 दूना के 28, और 2 से काट देंगे, 2 9 18। तो डी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 दिन हो जाएगा। इस पे टिक करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार एक लान है। ये 24 मीटर लंबा है, ये 16 मीटर चौड़ा एक आयताकार लान है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पे अगर ये नहीं कहता है कि चारों ओर बाहर की तरफ, अगर नहीं भी लिखा है तो बाहर ही समझेंगे, अंदर नहीं समझेंगे दोस्तों। लेकिन वैसे लिखा होगा चारों ओर बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ यहाँ पर लिखा होगा, बाहर की तरफ 2 मीटर। तो चारों ओर बाहर की तरफ ऐसे 2 मीटर चौड़ा रास्ता आप करेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 24 था आपका, इधर भी 2 बढ़ जाएगा, इधर भी 2 बढ़ जाएगा, 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर, तो अब ये 24 कितना हो गया? 26 हो गया। अब ये 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर, तो ये 26 बल्कि 4 बढ़ेगा ना, तो 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसने बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसी भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना दोस्तों, तो क्यों ना हम बड़े वाले आयत से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमको कौन सा क्षेत्रफल मिल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बड़े वाले आयत। कौन बड़े वाला आयत है? 28 गुणते 20, और छोटा वाला आयत जो पहले था हमारा 24 गुणते 16, तो 24 गुणते हमारा हो जाएगा 16। तो ये गुणा कर लेंगे, 28 गुना के 56 560, ये गुणा कर लेंगे 16 चौक को 64 को 4 हासिल 6, 16 दुना के 32, और 6 कितना होता है दोस्तों? 38। घटाएंगे, 10 में से 4 जाता है 6, यहाँ बचेगा 15 में से 8 जाता है 7, 4 में से 3 जाता है दोस्तों 1, 176 मीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा किसका? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। अगर कहता कि इस रास्ते पर मान लीजिए गिट्टी बिछाना है, तो देता कि 1 मीटर गिट्टी बिछाने का खर्च 50 पैसा, 1 रुपया 2 रुपया, तो उसका इसमें गुणा कर देते तो वो क्या निकल के आ जाता? खर्च निकल के आ जाता। लेकिन खर्च पूछा नहीं है, केवल ये पूछा है तो निकाल दिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा 25वां होगा। एक बहुभुज के अंतःकोण, मैंने पहले ही बहुभुज के अंतःकोण बता दिया, n-2 इंटू कितना? 180। बहुभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है? n-2 कोष्ठ में और बाहर 180 का गुणा, तथा वाह्य कोण। किसी भी बहुभुज के वाह्य कोण जो होते हैं, वाह्य कोण का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, वाह्य कोण का मतलब ये वाला कोण आपका, ये प्लस ये मिला करके होता है, हमेशा 360 होगा, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, कितना हूँ भुजाओं वाला बहुभुज होगा, उसके बाहरी कोणों को अगर योग पूछता है तो वो 360 होता है। कहता है कि अंतःकोण और वाह्य कोणों का अनुपात 7/2 है। तो अंतःकोण का ये जान गए आप, वाह्य कोण कितना होता है? 360। मैं बता रहा हूँ कि वाह्य कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है, चाहे कोई भी बहुभुज हो। इनका अनुपात बोला है तो 7/2 हमने लिख दिया। यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 18 दूना के 36, है नीचे वाला 2 इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे है n-2 = 7, 2 को इधर ले जाइए तो n बराबर हो जाएगा 7 + 2, और n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9। n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। इस प्रकार से हमने अपने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन पूरा देखना होगा आपको ना, पूरा आप वीडियो को देखेंगे तभी इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा। दोबारा चला के देखिए इसको। लेकिन वीडियो कैसी हो कमेंट करके भी हमें बताइए। पहली वीडियो आप अच्छा देख रहे हैं, अभी तो पूरी तरह से वीडियो चली नहीं अभी, उसको चलाइए आप, और इस दोनों वीडियो को आप कंबाइन करके एक साथ दोनों को देखिए। आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने भी यूपी टेट के 28 तारीख के एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप का पेपर बहुत अच्छा होगा। आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, खूब अच्छे से पेपर करके आएँ और
खूब अच्छे से नंबर पाएँ और आगे हम सुपर टेट की तैयारी में फिर लगेंगे। जैसे पेपर ख़त्म होगा नेक्स्ट डे से हम अपना जो काम और समय का चैप्टर चला रहे थे उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों, और हम सीधे अब टारगेट अपना बनाएंगे क्या, सुपर टेट। सुपर टेट के लिए हम ज़बरदस्त तैयारी करने वाले हैं मैथ की, बिल्कुल आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पर्पज के साथ, उद्देश्य के साथ मिलेंगे हम लोग सुपर टेट। जय हिंद दोस्तों।